नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ 62 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत अगले सप्ताह तक 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी की रोकथाम में भारत के प्रभावी प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में इस महीने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 15 दलित संगठनों ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों के धरना स्थल पर नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन की इजरायल यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। केरल में तेज बारिश से 9 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार सैफ प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी की। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय में कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 97 करोड़ 62 लाख 92 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 38 लाख 27 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कोविड रोधी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ ही रोज में हम 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम कर लेंगे। एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन। हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज, मास्क, वेंटिलेटर्स बाहर से स्पेशल फ्लाइट्स पे लाए। देश के अंदर हमने 900 टन मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की गई। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने मनसुख भाई की मेहनत से और एक सरकारी कार्यक्रम, जिसके बारे कैलाश जी ने भी कहा, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और जल्द ही 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। 97 करोड़ टीका लग गया, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। ये चैलेंज पार करके एक दिन जब 17 सितंबर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर करना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद आने वाले वीक में हम 1000 मिलियन डोज यानी कि 100 करोड़ डोज लगाने में हम सक्सेस रहेंगे।
देश भर में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है, जबकि मध्य प्रदेश में बच्चों के अनुकूल कोविड टीकाकरण केंद्र पहले से ही स्थापित कर दिए गए हैं। देश का पहला विशिष्ट बाल टीकाकरण केंद्र जबलपुर में बनाया गया है। हमारे भोपाल संवाददाता की ये रिपोर्ट। बच्चों के अनुकूल यह कोविड टीकाकरण केंद्र जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किया गया है। आकर्षक चित्रों से सजे इस 2 कमरे के टीकाकरण केंद्र के एक कमरे में टीकाकरण होगा, जबकि दूसरे कमरे में टीका लगवाने के बाद बच्चे आधा घंटे के प्रतीक्षा समय के दौरान खिलौनों से खेलेंगे। जबलपुर स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बच्चों के मन से इंजेक्शन के डर को दूर करने के लिए अनूठा प्रयास किया गया है। जबलपुर स्मार्ट सिटी ने जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक डेडिकेटेड किड्स कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जो देश में संभवतः पहला है। उद्देश्य ये है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएं तो उनको ये ना लगे, भय ना लगे कि हम कोई इंजेक्शन लगवाने या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वो खुशी खुशी उन्हें ऐसा महसूस हो कि हम एक प्ले एरिया में आ रहे हैं और खेल खेल में ही उनको वैक्सीन लगे। जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान श्री मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक की सभी इकाइयों से भारत के सहयोग के प्रति वचनबद्ध हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी भी शामिल है। विश्व बैंक के एक बयान में कहा गया है कि सुश्री सीतारामन और श्री मालपास ने जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने पर भी बातचीत की, ताकि विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास परियोजनाओं को कार्यरूप दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में इस महीने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर दौरे के समय इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिद्धार्थनगर में कल मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने राज्य में नवनिर्मित 7 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो 7 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे, इनको मान्यता दे दी है, जिसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने कई और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स भी बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत सरकार के तेज और प्रभावी प्रयासों की सराहना की है। मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत सरकार ने संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रयास, मौद्रिक नीति की सहूलियत और नकदी उपलब्ध कराने के प्रावधान, समायोजित वित्तीय व्यवस्था और नियामक नीतियां तथा लगातार सुधार के प्रयास किए हैं।
मुद्रा कोष ने कहा कि महामारी के बावजूद भारत ने श्रम सुधारों और निजीकरण योजनाओं सहित बुनियादी ढांचागत सुधार जारी रखे। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत महामारी से पहले के दशक में विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लाखों लोगों को गरीबी से निजात दिलाई है। दलित समुदाय के 15 संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात कर सिंघू बॉर्डर के निकट किसान आंदोलन स्थल पर एक व्यक्ति लखबीर सिंह की नृशंस हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लखबीर सिंह का क्षत विक्षत शव शुक्रवार को आंदोलन स्थल के निकट पाया गया था। श्री सांपला ने कहा कि घटना पर हरियाणा सरकार की रिपोर्ट आने वाली है, इसके बाद अगली कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और घटना के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा होगी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ चर्चा में शामिल होंगे। देश की 4 बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल ने इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है। ये संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की बहाली से 13 गुना अधिक और महामारी पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी अवधि से लगभग दोगुनी है। ये स्पष्ट संकेत है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभाओं की मांग बढ़ी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ 62 लाख के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत अगले सप्ताह तक 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी की रोकथाम में भारत सरकार के तेज और प्रभावी प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में इस महीने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 15 दलित संगठनों ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों के धरना स्थल पर नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन की इस्राएल यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। केरल में तेज बारिश से 9 लोगों की मौत, 12 लापता। और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार सैफ प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बराबरी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन की इस्राएल यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। श्री जयशंकर इस्राएल में भारतीय मूल के यहूदियों, भारतीय मामलों के विशेषज्ञों, इस्राएल में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों और कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि इस्राएल की उनकी यात्रा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्राएल में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि का एक अवसर भी है। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रतियोगिता का खिताब 8वीं बार जीत लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खेल के 49वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली और मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। छेत्री ने 125 मैचों में जबकि मेसी ने 155 मैचों में 80 गोल किए हैं। सर्वाधिक 115 गोल का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। नेपाल के साथ मैच में कप्तान सुनील छेत्री के गोल के तुरंत बाद सुरेश सिंह वांगजम ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्त होने से ठीक 2 मिनट पहले तीसरा गोल सहाल अब्दुल समद ने किया। सैफ फुटबॉल के इस सत्र में भारत अजेय रहा है। भारत ने नेपाल और मालदीव को हराया तथा बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मैच ड्रॉ रहा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फुटबॉल टीम को 8वां सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास रच दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे। आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। स्वतंत्र भारत ने बापू का बलिदान और देश का विभाजन देखा। आचार्य विनोबा दिल्ली पहुंचे और राजस्थान के मेव मुसलमानों का पुनर्वास शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच पहली बैठक 7 जून 1916 को बड़ी सादगी से हुई थी। उस दिन विनोबा भावे अहमदाबाद में महात्मा गांधी के कोचारब आश्रम पहुंचे थे। जब दोनों पहली बार मिले तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके बीच शाश्वत रिश्ता है। ये रिश्ता जीवन पर्यंत जारी रहा और विनोबा गांधीवादी दर्शन के सच्चे अनुयायी बने रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके किया, जो महात्मा गांधी के विश्वास के अनुरूप था। विनोबा भावे ने मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलाई। भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय हवा, ये तीनों शराब के लिए प्रतिकूल है। शराब में हानियां बहुत है। जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं। गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा। जमीनी हकीकत पर मजबूती से डटे हुए आचार्य विनोबा ने भूदान की शांतिपूर्ण क्रांति के बारे में सोचा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रसिद्ध गांधीवादी और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी ने भूदान के दर्शन और उसमें विनोबा भावे की भूमिका के बारे में बताया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ वसुधैव कुटुंब का जीवंत उदाहरण है। विनोबा जी भूदान यज्ञ में कहते हैं, जब समुद्र लांग नहीं सकते, आकाश को बांट नहीं सकते, सूर्य व चंद्रमा को छू नहीं सकते, तो पृथ्वी भूमि को कैसे बांट सकते हैं। उस जमीन पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का बराबर का हक है। विनोबा भावे ने 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे। देश के 5,50,000 गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान किया। भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। सर्वे भूमि गोपाल की। इस तरीके से उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया। पद यात्रा के दौरान विनोबा भावे के साथ रहे अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पौत्र हेलन टेनिसन ने अपनी पुस्तक द सेंट ऑन द मार्च में लिखा, संतों में भी त्याग करने के कारण थोड़ा बहुत स्वत्व गर्व रहता है, लेकिन विनोबा ने इनमें से किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी किसी से अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा।
आकाशवाणी की ओर से उस पदयात्री संत को नमन जो गांधीवादी दर्शन और भूमिहीन लोगों के हित के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 दिन के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के कल दूसरे दिन श्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध लोगों के साथ पोर्ट ब्लेयर में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई कार्य संस्कृति विकसित की है और अब शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक का काम मोदी सरकार स्वयं कर रही है, जबकि पहले इसमें कई वर्ष लगते थे। श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हर किसी को अपनी स्थिति बेहतर करने का अवसर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को द्वीपवासी होने को लेकर हीन भावना अपने मन से उतार देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हृदय है। ये द्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा है, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। गृह मंत्री ने कहा कि ये द्वीप एक पवित्र धर्म स्थल है। उन्होंने कहा कि रॉस द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी की स्मृति को सम्मानित किया है। केरल में वर्षाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। हालांकि भारी वर्षा के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक रिपोर्ट। कोट्टयम जिले में कुटिकल के प्लापल्ली में कल भूस्खलन की एक बड़ी घटना हुई। इडुक्की में कोक्कायर में भी भूस्खलन की कई घटनाएं हुई, जिनमें 8 लोग लापता हैं। मध्य केरल में आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में वर्षा से प्रभावित लोगों के लिए 320 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र बल, पुलिसकर्मी और असैन्य स्वयंसेवी राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूर शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। कल कोट्टायम जिले के कुटिकल और इडुक्की में कोक्कायर में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। नदियों में उफान से राज्य में भारी नुकसान होने की खबर है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में बादल छाए हैं और कई स्थानों पर सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। कोलकाता और चेन्नई में 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इन चारों महानगरों में तापमान 21 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
श्रीनगर में बूंदाबांदी का अनुमान है। जम्मू और लेह में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 1 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला, गुवाहाटी और गैंगटॉक में बादल छाए रहने या 1 या 2 जगहों पर वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल उत्तर प्रदेश में रामपुर में 29वीं हुनर हाट का उद्घाटन किया। ये 25 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में आयोजित किए जाने वाले 75 हुनर हाट श्रृंखला के अंतर्गत इसका आयोजन कर रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि हुनर हाट कुशल कारीगरों और शिल्पियों को ब्रांडिंग और बाजार सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश भर के 700 से अधिक कारीगर और शिल्पी हुनर हाट में भाग ले रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneai.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और देवेंद्र, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, लगभग सभी अखबारों ने घाटी में आतंकियों के हमले में 2 कामगारों की मौत की खबर सुर्खियों में दी है। अमर उजाला लिखता है, गैर कश्मीरी कामगारों को निशाना बनाने वालों की तलाश जारी। लोक सत्य ने पोर्ट ब्लेयर में गृहमंत्री अमित शाह के विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन की खबर पहले पन्ने पर दी है। कांग्रेस कार्यसमिति की कल हुई बैठक पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, सोनिया की नसीहत, मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में लिखा है, बैठक में राहुल गांधी से कमान संभालने का आग्रह। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी को भी अखबारों ने महत्व दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता की खबर है, बांग्लादेश में नहीं थम रहा मंदिरों पर हमला। दैनिक भास्कर ने विस्तार से खबर देते हुए लिखा है, उपद्रव के बाद पहुंची पुलिस। राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में लिखा है, दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब हुई हवा, आज और कल बारिश की संभावना से सुधार की उम्मीद। दैनिक भास्कर ने जलवायु परिवर्तन शीर्षक से लिखा है, पापुआ न्यू गिनी का द्वीप 30 साल में 1 फीट डूब रहा है, लोगों के सामने चुनौती, कहां बसें। अमर उजाला ने रविवार विशेष शीर्षक से लिखा है, सेहत खजाना औषधीय पौधों को उगाना। पत्र लिखता है, इन पौधों के सेवन से स्वास्थ्य में अनुकूल लाभ तो मिलेगा ही, उसे प्राकृतिक रूप से सेहतमंद बनाए रखने की भी कोशिश होगी। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारतीय कला प्रेमी दुनिया भर में मौजूद हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में भारतीय कला केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें यूरोप के विशेषज्ञ भारतीय कलाओं पर शोध करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ 62 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत अगले सप्ताह तक 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी की रोकथाम में भारत सरकार के तेज और प्रभावी प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में इस महीने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 15 दलित संगठनों ने सिंधु बॉर्डर के पास किसानों के धरना स्थल पर नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन की इजरायल यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। केरल में तेज बारिश से 9 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार सैफ प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।